Hello friends, today I am here with a new topic of chemistry that is volumetric analysis. ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईसर के एग्जाम्स, बीएचयू, सीजीपीएटी, एवरीथिंग, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विल लर्न टुडे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये क्लास 12th में भी चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस है, उसका भी फर्स्ट पोर्शन है उस चैप्टर का, ओके इस वीडियो में। सारे ही लोग जो क्लास 12th में हैं या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें एंड पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें, अपने सजेशंस दें कमेंट बॉक्स में एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो नाउ विल स्टार्ट दिस टॉपिक, ओके। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। पहला इसमें आता क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस या के कॉम्बिनेशन या मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस क्यों आया? क्योंकि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से। मतलब हम ऐसा नहीं है कि शुगर सॉल्यूशन बना लेते तो बाद में उसमें उससे शुगर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो शुगर एक्सट्रैक्ट होगी क्या? नहीं होगी। तो वैसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। और इन सॉल्यूशन की अपनी डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। बाइनरी सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स यूज्ड हो उनको बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस किस से बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूट क्या होता है? वो भी पार्टिकल जो घुलता है किसी मतलब जो भी सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, सॉल्यूशन में, उसको क्या कहलाते हैं? वो सॉल्यूट कहलाता है। सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, ठीक है। मैंने बताया जो भी कम क्वांटिटी में पाया जाएगा वो सॉल्यूट होगा, वो सारे सॉल्यूट होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही सॉल्यूट हो सकता है जैसे हम नींबू पानी बना रहे हैं उसमें नींबू भी रहेगा सॉल्यूट में, क्योंकि हम नींबू तो ऐसा थोड़ी है एक ग्लास हमको लाइम वाटर बनाना है तो उसमें 1 ग्लास ही नींबू लेमन जूस डाल देंगे, नहीं ना। हम उसको भी कम अमाउंट में डालते हैं, जो भी कम अमाउंट में डालता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और उसमें हम शुगर भी तो ऐड करते हैं, तो शुगर एंड लाइम जूस बोथ आर सॉल्यूट इन दिस केस, ओके। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में हो, जैसे हमारे नींबू के जूस में या लाइम जूस में हम जो पानी ऐड करते हैं ज्यादा अमाउंट में होता है, उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन, या ज्यादा क्वांटिटी में हो उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, ओके। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट वी विल लर्न क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन। हम क्वांटिटी के बेसिस में सॉल्यूशन को किस किस फैक्टर्स या उसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो पहला क्या है? फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। इट इज द रेशियो, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी ये क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। इसको मास परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं? W/W से, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी सॉल्यूट है उसका मास और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जो भी गिवन है उसका मास को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 क्यों करें? क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर हमको एक इसका अगर हम परसेंट को डिवाइड करें पर और सेंट, पर का मतलब पता है आपको? प्रति। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज जब भी आता है, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक सी चीज बता दी। अब सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके। This is known as volume percentage, denoted by V/V. Volume percentage of a solution is volume of solute upon volume of solution into 100, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? परसेंटेज, ओके। नेक्स्ट वन इज हमारी क्वांटिटी है पार्ट्स पर मिलियन। ये अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है मेजर करने के लिए। इट इज यूज टू एक्सप्रेस concentration of solutions in which solute is present in very small quantity और traces में पाया जाता है जिस चीज को, उसको हम किस में गिनते हैं? पार्ट्स पर मिलियन से गिनते हैं। ये हमारे एकदम छोटी छोटी सॉल्यूट, जब जो भी सॉल्यूट
जब सॉल्वेंट ज्यादा, बहुत ज्यादा वायर एकदम लार्ज अमाउंट में हो और एकदम ट्रेसेस में बहुत कम में पाया जाए क्या सॉल्यूट, तब हम क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मैंने सॉलिड इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, मैंने बताया ना ट्रेस क्वांटिटीज में जब भी सॉलिड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तब उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, कौन सी क्वांटिटी से मेजर करते हैं, ppm से। ठीक है, तो ppm ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमको सॉल्यूट निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू द पावर 6 से, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है ना, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं इसको, यूज्ड इन एटमॉस्फेयर टू काउंट पॉल्यूटेंट्स। हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, नियॉन वगैरह। सो ये गैसेस ज्यादा अमाउंट में होती है और पॉल्यूटेंट इसके कंपैरेटिवली बहुत कम अमाउंट में होते हैं, तो ट्रेसेस में पाए जाते हैं। तो इनको पॉल्यूटेंट्स के हमारे कितना प्रदूषण बढ़ गया है हमारे वातावरण में, इसको गिनने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, इसका यूज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय जाई, इसको जाई बोलते हैं। ठीक है, एक्स जैसा होता है पर पूरी तरीके से एक्स नहीं होता, क्योंकि एक्स में ऐसे क्रॉस बना देते हैं, बट इसको ऐसा हल्का सा टिल्ट करके बनाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है, जाई, इट इज डिनोटेड बाय जाई। जाई ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब जो भी कॉम्पोनेंट रहा, सॉल्यूट रहा, उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, दैट इज जाई ए प्लस जाई बी। अगर दो ही बाइनरी सॉल्यूशन रहा तो जाई ए प्लस जाई बी, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ सॉल्यूशन। जाई बी मतलब दूसरा सॉल्यूट है हमारे पास, या सॉल्वेंट आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा, अगर तो क्या होगा, जाई ए प्लस जाई बी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको फिर जैसे दूसरे का निकालना, हमको पहले का गिवन है, ठीक है, जाई ए गिवन है और कहा है कि वो बाइनरी सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन हमको बोला है इन अ बाइनरी सॉल्यूशन जाई ए इज इक्वल टू 7, मतलब 0.7 मान लो। ठीक है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जाई बी। तो हम कैसे निकालेंगे जाई बी की वैल्यू, हमको कुछ नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन कुछ नहीं दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूले से जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो जाई बी की वैल्यू निकालना है, तो ये जाई ए इधर चल जाएगा, तो 1 माइनस, ऐसे ही होगा ना, जाई बी, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, जाई ए। तो हमारी काय की वैल्यू निकल जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट। ओके, सो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी, दैट इज मोलरता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में मोलरता। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमारा जो सॉल्यूट है उसकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना पाया जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, जो भी वॉल्यूम गिवन है अपन को वो किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं। ठीक है, कभी भी स्मॉल एम नहीं लिखना है इसका, स्मॉल एम किसका हो जाता है, मोलैलिटी का हो जाता है, उसको हम नेक्स्ट अब हम मोलैलिटी पढ़ेंगे। पर मोलैलिटी का सिंबल क्या है, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। इसकी यूनिट क्या है, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, या फिर ये कैपिटल एम को क्या बोलेंगे, जब जैसे हमको गिवन है कंपाउंड हैज 0.25 कैपिटल एम, ऐसा गिवन है हमको क्वेश्चन में, क्या कंपाउंड हैज 0.25 मोलर, और फिर आगे हमको और भी क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको मोलर लिखने की बजाय वो क्या लिखता है, यहाँ पे कैपिटल एम लिख देता है, तो हम पढ़ते टाइम क्या पढ़ते हैं, इसको मोलर पढ़ते हैं। ठीक है, मोलर।
और इसकी यूनिट और क्या लिखा जा सकता है, मोल्स पर लीटर, क्योंकि क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपन सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो अपन ऊपर क्या है मोल्स और नीचे क्या है लीटर, तो क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर इसको एमएल में गिवन है हमको क्वेश्चन में, जैसे 250 ml गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, दैट इज यहाँ पे 250 यहाँ पे लिख देंगे, पर क्या हो जाएगा वो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। हमारे क्वेश्चन में जैसे गिवन है 10 ग्राम्स ऑफ NaOH डिजॉल्व है किसमें, 10 ग्राम्स ऑफ NaOH गिवन है हमको, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 10 ग्राम आएगा, 10 गिवन मास 10 आएगा, और NaOH का मोलर मास निकालेंगे और उसको हम नीचे पुट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। ठीक है, मोलैरिटी क्या है, तो हम इससे इस फॉर्मूले को अगर इसमें मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, और अगर ml में रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर ml हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मोलैरिटी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आप इसको ध्यान देकर, अगर नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके देखिएगा, पर देखिएगा जरूर। नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड, इसको मोललता भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें अभी तक क्या आ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि मोलैरिटी में सॉल्यूशन दिया जाता है और मोलैलिटी में क्या दिया जाता है, सॉल्वेंट दिया जाता है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने का बेसिक अच्छा सा तरीका है। ठीक है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल m। यूनिट क्या है इसकी, स्मॉल m, या मोल्स पर केजी भी बोल सकते हैं, मोल केजी इनवर्स। ओके, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा था हमने यहाँ पे डेफिनेशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ग्राम्स में गिवन है तो क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो सॉल्वेंट ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, आप सॉल्यूशन का ना लें। अगर सॉल्यूशन का दे दिया है, जैसे दे दिया है 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम यहाँ नीचे 100 लिख देंगे तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, 100 को 10 से माइनस करना है, तो वही सॉल्वेंट आएगा, क्योंकि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही कॉम्पोनेंट्स है, तो है ना, एक 10 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा फिर 90, तभी तो 100 होगा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 ग्राम्स। ओके, तभी हमारा आंसर गलत सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास लिख दिए तो ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है, नॉर्मैलिटी। अब नॉर्मैलिटी को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई एग्जाम्स में ये बच्चों से इसके क्वेश्चंस मोस्टली नहीं बनते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। Normality of a solution gives the number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. इसको डिनोट कैसे करते हैं, n से करते हैं। नॉर्मलिटी क्या होती है, n इज इक्वल टू ग्राम, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स किससे निकालेंगे, क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू जो भी हमारे क्वेश्चन में मास गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट, अब ये क्या होता है, इसको निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, ये क्या है उसका फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट लिखना है, सॉरी, सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें तो बिल्कुल गुत्थी आते जा रही है एक के बाद एक। पहले बोला नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिर पूछे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट को एक्सप्लेन किए, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला है मोलर वेट, मतलब जैसे NaOH गिवन है तो उसका मोलर वेट डालेंगे और फिर क्या डालेंगे,
जैसे मोलर वेट होता है NaOH का कितना 40, तो 40 डालेंगे 40 अपॉन एन फैक्टर NaOH का। NaOH का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पोर्शन हमारा वही है, ठीक है। अब नॉर्मलिटी, अब हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी हमारी, n इज इक्वल टू वेट, ये गिवन मास है, गिवन मास अपॉन मोलर मास आया इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा मेन फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो ये आ गया। अब हमने पढ़े थे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू W अपॉन mm क्या है, मोलर मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर हमको किसी सॉल्यूशन में हमको एक क्वेश्चन दिया है, इफ अ सॉल्यूशन हैज 0.25 मोलर और सॉल्यूशन क्या है, NaOH है, तो इफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज मोलैरिटी 0.25 मोलर, तो आप नॉर्मलिटी निकालिए, ये पूछा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, सिंपली नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो उसका एन फैक्टर होगा 1। अभी मैं बता दे रही हूँ कैसे एक्सप्लेन करूंगी उसको, कैसे आया 1 NaOH का, पर हम उसका क्या आ जाएगा 1, तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी, इजीली आ जाएगी एकदम, ठीक है। सो आपको ये मैंने एक अलग सा फॉर्मूला डिराइव करके दिया। आई होप यू लाइक दिस। अब हम क्या पढ़ेंगे, एन फैक्टर, ओके। अभी तक यही चीज़ बाकी है जो हमको इस पूरी नॉर्मलिटी में समझ नहीं आई है। और अगर आपको नॉर्मलिटी इस टॉपिक से पूरे में से कुछ भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट्स का। अब आ गया एन फैक्टर। एन फैक्टर को हम पढ़ने के लिए 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। टाइप्स है इसमें स्पीशीज के, किस किस तरीके के हमको आ सकते हैं सॉल्यूट्स, और ये क्या है, उसकी फैक्टर्स है, ओके, वैलेंसी फैक्टर्स Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एसिडिक को हम, जैसे हमको सॉल्यूट एसिडिक गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल, जितने भी एक मॉलिक्यूल जितने भी हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करता है तो उससे क्या हो, वो हमारे कितने होंगे, एन फैक्टर होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिडिक का, पहला कौन सा है, एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूट में हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl का, ठीक है। HCl में कितने होंगे हाइड्रोजन आयन, HCl कितना रिप्लेस कर सकता है, वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। H2SO4 इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन है ना, रिप्लेस कर सकता है ये। एक और होता है HNO3 होता है, एक नाइट्रिक एसिड, तो ये कितना करेगा, इसका नेट फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। सो ये हमारे एसिडिक सॉल्यूट के एग्जाम्पल्स हैं जिसका हम एन फैक्टर हमने आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूट्स मिले हमको, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूट्स का कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं तो हमको समझना एन फैक्टर को और आसान हो जाए। बिल्कुल घुस जाना चाहिए और बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए दिमाग से। NaOH, इसका हम ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, रिलीज कर सकता है, कितने कर सकता है, 1, क्योंकि इसके पास कितने हैं हाइड्रोक्साइड आयन, 1 ही है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके पास कितने हाइड्रोक्साइड है, 2 हैं, तो ये कितने रिलीज कर सकता है, 2 कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूट का हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब तीसरा आया सॉल्ट सॉल्यूट्स रहे हमारे पास, जैसे NaCl रहा, तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसका का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हुए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है, पर उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सॉल्ट इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसके, सॉल्ट सॉल्यूट्स के। सॉल्ट सॉल्यूट्स क्या एग्जाम्पल है, NaCl में कितने ये एक प्लस आयन देगा, एक नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। कितने, +1, ये 1 ही देगा ना, 1 सोडियम 1 पॉजिटिव, और क्लोरीन कितना देगा, 1 नेगेटिव। तो इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड लेते, प्लस माइनस बिल्कुल नहीं लेते, ये मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, एन फैक्टर कैन नेवर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये सिर्फ हमको इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ऐसे ही हम AlCl3 का ले सकते हैं,
सॉरी Al2SO4 थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, Al2SO4 थ्राइस। इस ये थोड़ा टफ लगा मेरे को, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बताना चाहा। इसको हम लेंगे तो कैसे होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सेम हो ही नहीं रहा है आयंस, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया, 6 आया। अब प्लस माइनस तो हमको देखना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लेना है, वैल्यू बस लेना है, ठीक है। तो ये हो गया एक। और हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये कैसा होगा, ये K+1 होता है और NO3 -1, तो इसका आयन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। अब आयंस के लिए क्या करेंगे, जितने भी चार्ज गिवन रहे उस आयन में उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे, आयंस लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे आयंस का, ठीक है। तो अब हम इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4th वन इज आयन से हम आयन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, आयनिक सॉल्यूट से। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम ले लेते हैं Fe3 पॉजिटिव, इसके कितना होगा आयन फैक्टर, 3 होगा, ना हम प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे, ओके। एक और कौन सा आयन ले सकते हैं हम, Zn2 पॉजिटिव, तो इसका कितना होगा, 2 होगा। Na पॉजिटिव कितना होगा, इसका एन फैक्टर 1 होगा। तो हम ऐसे इसका एन फैक्टर निकाल सकते, तो हमारे एन फैक्टर निकल गए। तो जहाँ नॉर्मलिटी निकालना है एकदम इजी, एक बार और मैं नॉर्मलिटी बता देती हूँ। अगर एन फैक्टर हमसे निकालते हैं, बन गया है, तो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हमारा एक फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भी हमारे जैसे NaOH गिवन है तो क्या हो जाएगा, उसका 40 हो जाएगा मोलर मास। गिवन मास 10/40, जैसे 10 गिवन है तो 10/40 इंटू एन फैक्टर उसका कितना होगा, NaOH का अभी मैंने आपको सिखाया है, जितने हाइड्रोक्साइड आयन उतना एन फैक्टर। तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, एक ही है NaOH में, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, नॉर्मलिटी का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल मतलब सारी आपके मेजरमेंट करने के तरीके क्वांटिटेटिव। आई होप आपको सब समझ में आए हों और आपने पसंद भी किया होगा इस वीडियो को। तो आप ज़रूर लाइक करें, आपके सजेशंस या कोई डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the regular updates of my videos. Thank you. Bye bye. See you soon.